नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कलाकार। कलाकार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे कलाकारों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर हरियाणवी कला और संस्कृति को अलग पहचान दी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष फौजी, जो कि ढाणा खुर्द गांव से ताल्लुक रखते हैं। जिला उनका हिसार है। सुभाष फौजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू शमशेर जी। सुभाष फौजी, जैसे कि अगर हम बात करें आपके इस गायन के क्षेत्र में प्रवेश करने के सफ़र की शुरुआत की जहाँ तक बात आती है, वो कहाँ से शुरू हुआ और जिसको लेकर आज आप इस मुकाम पर मौजूद हैं? देखिए शमशेर जी, न्यू तो बचपन से ही शौक था गाने का। स्टार्टिंग मंदिर में जाके स्टार्टिंग किया, उसके बाद स्कूल टाइम स्टेज पे चढ़ गए, फिर धीरे धीरे रागनियाँ गाते गए तो एक मुकाम ऐसा आया हम फौज में भर्ती हो गए। तो पहले घर वाले मना करते थे क्योंकि मैं एक किसान परिवार किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार है मेरा, खेती बाड़ी करते हैं हम, तो मना करते थे घर वाले। कभी मतलब किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक बड़े भाई हैं जो आर्मी में हैं, आज़ाद सिंह, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर आर्मी में जाने के बाद थोड़ा सा बाउंडेशन घर वालों की हट गई, कम हुई कि आत्मनिर्भरता एक तरह से आ चुकी हाँ थी जी। उस वक्त। उसके बाद फिर मेरा 2007 में गाना आया था, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी, जो मेरा खुद का लिखा हुआ था। जैसे अभी आपने बताया कि आपका जो सफ़र है वो बागड़ की छोरी गोरी गोरी से शुरू हुआ। जी इस गाने के पीछे की कहानी क्या है, किसने इसको लिखा, और जो गाने की जहाँ तक बात आती है हाथों हाथ लोगों ने इसको लिया, बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर ये गीत रहा, क्या कुछ इसकी कहानी है? और ये भी चाहेंगे कि आपकी दो लाइनें उसकी सुनाएं। सर, ये गाना लिखा तो मैंने ही था। हाँ, बस ऐसे ही लिखा गया। मेरठ में ड्यूटी थी और ड्यूटी में बैठे बैठे लिख लिया। और उसके बाद जब ये रिकॉर्ड करके और वीडियो की, इसकी पहली बार इसके अंदर मंजू बाला, मैं और विजय वर्मा एक साथ पहली बार इस एल्बम में आए थे। तो जब इसकी वीडियो बनी, बहुत अच्छी वीडियो बनी थी। डायरेक्टर थे इसके महावीर पेटवाड़िया जी, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा मार्केट में। तो हम चाहेंगे कि आप इस गाने की दो लाइनें हमारे दर्शकों को हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी, मस्त जवानी गिरकानी की मटका पोरी पोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। ये था जी। इसी तरीके का आपका एक और गाना रहा है, बागड़ की छोरी से मिलता जुलता वो गाना है, मैडम बैठ बोलेरो में। और जब ये गाना आया तो उस वक्त हमने देखा कि बोलेरो की बिक्री बढ़ जाती है। ये इसके पीछे का जो राज है वो क्या है, और इसको भी किसने, इस गीत को किसने लिखा? और आवाज़ की जहाँ तक बात आती हो तो आपकी आवाज़ बेहतरीन आवाज़, परमात्मा ने आपको बड़ा सुरक्षा बख्शा है। बस जी बस। जो फागड़ा साहब हैं अपने, प्रहलाद फागड़ा जी, मेरा जैसे बागड़ की छोरी गाना हिट हुआ तो मार्केट में लोगों को पता लगा भाई इस नाम सुभाष फौजी भी कोई सिंगर है। उसके बाद फागड़ा साहब से मेरी मुलाकात हुई और प्रहलाद फागड़ा जी ने काफ़ी सारे सॉन्ग लिख रखे थे एक डायरी में जी। उन्होंने दिखाए मेरे को। तो उनमें एक ये मैडम बैठ बुलेरो में, एडी मार के नाची चुन्नी तार के नाची, बहुत सारे सॉन्ग उनके पास लिखे हुए थे ऑलरेडी। तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। मैंने फिर कंपनी से डायरेक्ट बात की, वो रिकॉर्ड किए। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया वो तो आप लोगों के सामने है। वही जब ये गीत आया मैडम बैठ बोलेरो में जी, तो लोगों ने बड़ी कोशिश की मैडम को बोलेरो में बैठाने की, बोलेरो खरीदी गई।
कोशिश भी करी और कईया ने अपने मुंह भी बुड़वाए। मतलब एक तरीके से जिन्होंने बहुत सी मैडमों ने, बदतमीजी मैं वीडियो देखी थी वो काफी वायरल हुई थी। तो यहाँ दिल्ली में या गुड़गांव में बहुत सी लड़कियों ने पिटाई भी की है हमारे जो आशिक भाइयों आशिक मिजाज जो लोग थे उन्होंने दांत भी तोड़वाए इस गाने के। जी जी बिल्कुल। परिवार का जहाँ तक बात आती है, परिवार के जिक्र करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि पहला जो पड़ाव होता है, कहने की पहली जो सीढ़ी होती है, हाँ जी, उसको पार करना, परिवार को जीतना, परिवार का दिल जीतना एक बड़ी चुनौती कलाकार के लिए, खासकर हरियाणा के कलाकारों के लिए मैं मानता हूँ। बिल्कुल समझे वो जी। कैसे आपने उससे पार पाया? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि ये हर कलाकार की लाइफ में आता है ये जो मोड़ है। और जिस टाइम तक संघर्ष में बंदा जो भी कलाकार है संघर्ष कर रहा होता है, उस टाइम बड़ी दिक्कत है। खुद अपने आप को ऐसा महसूस करता है पता नहीं तू क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन बंदे के अच्छे दिन शुरू हो गए, समझ लो एक आधा गाना हिट हो गया, उसके बाद फिर पूरे परिवार का नजरिया बदल जाता है। पूरे रिश्तेदार, पूरा अपना जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है मिलने जुलने वाले सब परिवारों बदल में, जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो खौफ होता है, डर होता है, वो बाप का होता है, पिता का होता है। तो आपको उनसे कैसा रिस्पांस मिला जब आप गाते थे, जब आप लिखते थे, इस तरह के जो इन इवेंट्स में भाग लेते थे? पिताजी का तो रिस्पांस घना का सुत्ता मिला उन्हें। किस तरीके का रहा वो अनुभव? मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो खेती बाड़ी हमारा मतलब पुश्तैनी धंधा तो यो है खेती बाड़ी का। बिल्कुल। तो जब मैं एक गाना बजाना में, जिस तरह कोई छठी में किसी के कोई प्रोग्राम होता है गांव में होंगे या गुहाड़ में होंगे, घड़वा बैंजो लेके बैठ जाते, जी मौज मस्ती कर लेते थे। वो जब उनने बेरा लगता पिताजी ने बड़े लठा के लकुटाई कर दे। मैं तो बचाता कौन था उस वक्त? बीच में कौन आता था? माँ आती थी, भाई आते? आएगी और कौन आएगा। तो ऐसे में माँ का क्या क्या रिस्पॉन्स होता था? पिता को संतुष्ट करना बड़ा जरूरी है कि बेटा अच्छा गाता है, अच्छा लिखता भी है और एक पहचान भी है। तो ऐसे में पिता क्या मान जाते थे उस वक्त? नहीं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह पे सही थे भाई, बच्चा बिगड़ ना जाए। क्योंकि मेरे फादर साहब हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको समाज ये कह देता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हाँ, ठीक नहीं कुछ है, गलत ना करे, को पढ़ाई करे, इसलिए वो डांटते थे। वो शायद उन्होंने अच्छा किया डांट डांट के, मतलब यहाँ तक मेरे को पहुँचा दिया। तो सुभाष जी, जैसे हम ये जानते हैं कि आपने पहले देश सेवा की और इसी दौरान हरियाणवी संस्कृति की भी आप सेवा करते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे, और अब जो है पूरे तन्मयता के साथ, पूर्णता के साथ इसमें आप लीन हैं। लेकिन जो देश सेवा की जहाँ तक बात आती है, वो आपका अनुभव किस तरीके का रहा? कोई ऐसा अनुभव इस दौरान आपका रहा? देश सेवा में देखो, वो मेरा बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को। बहुत गोल्डन टाइम था मेरा वो, कि मेरे को चांस मिला, मेरे को मौका मिला अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का। और बहुत ही गोल्डन चांस तो वो सबसे ज़्यादा वो था कि कारगिल की लड़ाई में भी मेरे को मतलब शरीक होने का मौका मिला। तो उस दौरान, कारगिल के दौरान, जो एक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना की एक जंग छिड़ी हुई थी जी, उस जंग में आपकी जो भूमिका थी वो किस तरीके की थी? देखिए, हम जो है तोपखाना में थे जी। और तोपखाना हमारा, हम आमने सामने तो नहीं लड़े, लेकिन जो हमारी इन्फेंट्री थी उनको बैक स्पोर्ट में हम खड़े थे। और बोफोर्स तोप के जो गोले थे वो आप ही दाग रहे थे उस वक्त, आपके साथ जो लोग थे? हाँ, जो हमारी यूनिट थी, एक यूनिट और थी हमारे साथ में, 307। तो 2-3 यूनिटें थी बोफोर्स की वहाँ, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ये जो विचार है आपके जहन में, देश सेवा का जो एक वक्त आपने वहाँ बिताया और उसके बाद आप रिटायरमेंट लेकर आते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद क्या आपके पहले से योजना थी कि मुझे अब हरियाणवी संस्कृति की सेवा करनी है, ये गाने का काम, लिखने का काम जो है वो करना है? देखिए शमशेर जी, सेवा का तो मेरे को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर जुनून है, वो गानों के प्रति, जो हमारे हरियाणवी बोली के प्रति जो जुनून है,
वो हमें नहीं पता, हम उसकी सेवा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो ज्ञानी ध्यानी आदमी को पता होता है। हम तो अपना काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। बस जो अच्छा लगता है वो करते हैं और उसकी बढ़िया वीडियो बना के अपनी पब्लिक को परोसते हैं, उसे पब्लिक का प्यार मिल जाता है, वही हमारे लिए सब कुछ है। पब्लिक का ही प्यार है जो आप अब तक करीब करीब जो है 1100 से ज़्यादा जो है गाने गा चुके हैं, चाहे भजन की बात करें, रागनियों की बात करें, गीतों की बात करें। जी, उससे ज़्यादा ही है। तो इनमें से ऐसा कौन सा गीत जो है, ऐसा कौन सा गाना आपके दिल के बहुत करीब है जो आप बताना भी चाहेंगे और सुनाना भी चाहेंगे? देखो, मैंने एक अभी लेटेस्ट में ही थोड़े दिन पहले ही एक गाना करा था, मेरा साजन। तो काफ़ी प्यार भी मिला पब्लिक का उसको, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद जितने भी कमेंट हैं फेसबुक इस पे, यूट्यूब पे, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट हैं उस गाने पे, तो बहुत अच्छा शूट भी हुआ। 2 बोल इस गाने के भी हो जाएं। जी। बोली बोली कहने लगे मन, बोला पानी पी के, मेरा उजड़ा देख सजन रे, सबके चसगे घी के, तेरे मेरे मन पाड़न की सबने माला फेरी, तू मेरा मैं तेरी हो सजना, तू मेरा मैं तेरी। उस परम पिता परमात्मा से जब डोर जुड़ जाती है तो मतलब यही आवाज आती है, तू मेरा मैं तेरी सजना, तू मेरा मैं तेरी सजना। इस तरह के गाने जो हैं, जैसे आपने गीत सुनाया, बहुत सूफियाना है एक तरीके से मैं इसको कहूँगा, और इसको हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसको हम एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भी ले सकते हैं, एक प्रेमी का प्रेमिका के प्रति भी प्रेम ले सकते हैं। सादगी भरा हुआ गीत है ये, सच्चा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसे गाने कम देखने को सुनने को मिलते हैं। ये क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, कम नहीं है। सदियों से जो हमारी जो आज की अगर दौर की बात करूं, इस वक्त दौर की मैं बात करूं, बहुत कम मिलते हैं इस तरह के गीत। बहुत ज़्यादा डांस वाले जो गीत हैं, हम कहीं ना कहीं हरियाणवी में मतलब जो पॉप, हरियाणवी पॉप जो लाइन है, इसके अंदर ये इन चीज़ों की कमी थी। तो वो अब बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खासकर फागड़ा साहब ने जो लिखा है, कम से कम 8-10 सॉन्ग जो अब किए हैं हमने, पूरी हमारे आर.के. क्रू टीम ने, तो वो सूफियाना के लिए एक मील का पत्थर रख दिया है। मतलब बहुत बढ़िया काम किया है पूरी टीम ने, पूरी टीम की पूरी मेहनत है, और पूरी पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है उनको। फागड़ा साहब का आपने जिक्र किया जी। फागड़ा साहब बहुत अच्छे राइटर हैं जी, बिल्कुल। एक तरह से आपके राइट हैंड, दायां बायां दोनों हाथ में कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। हाँ, तो उनके बारे में क्या आपकी राय है, क्या कहेंगे? देखो, फागड़ा साहब हमें नहीं पता वो कहाँ से लिखते हैं, लेकिन जो लिखते हैं बहुत उनिंदा उनकी वर्डिंग होती है, उनका शब्दकोश बहुत हैवी है। वो ऐसे ऐसे शब्द निकाल के गाने में डालते हैं कि वो शायद ही, हमें पता नहीं वो लिखते कहाँ से, उन्होंने सुने कहाँ, वो विचार जो है, आइडियाज जो है, उनको कहाँ से मिलते हैं, ये आप जिस तरह कहना चाहते हैं। हाँ, पता नहीं कहाँ से आइडियाज लेते हो, लेकिन कमाल लिखते हैं। कोई ऐसा प्रसंग जो आमतौर पर आप बताना चाहते हैं, जो आवाम को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट रहा? देखिए, ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तो मेरा जो गाना जिस दिन हिट हुआ उस दिन मेरे लिए था वो, और मैं जब मैंने फौज ज्वाइन की, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। लेकिन एक हमारी जनता से आग्रह जरूर करना चाहूँगा, एक मैसेज समझ लो, या इसको हम जो भी मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, सबसे मैं कहूँगा कि आपस में मिलजुल के रहो, प्यार प्रेम से रहो। राजनीतिक में घुस के हम जो जात पात की जो लड़ाई बहुत ज़्यादा आजकल है, क्योंकि ये जो इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने जात पात किसी की कुछ नहीं है, सब एक ही है, मालिक ने, भगवान ने एक जैसा ही बनाया है। और ये जो मैंने गाना जो अभी थोड़ी देर पहले गुनगुनाया था, ये
ऐसे ही कुछ मैसेज देते हैं ये गाने। जो हमारे फागना साहब का जुड़ के तार आया था अभी, उसमें भी यही मैसेज है कि जात पात को और धर्म को लेके हम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, उसको समझने की कोशिश करो। आप लोग अपने प्यार प्रेम से रहो, समाज के अंदर जितना प्यार प्रेम होगा उतना हमारा समाज उठेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। बस यही एक मैं अपने पब्लिक से कहना चाहता था। और इंडस्ट्री की जहाँ तक बात आती है, जो हरियाणवी पॉप इंडस्ट्री इस वक्त चरम पर इस वक्त है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जी तो इंडस्ट्री में सुभाष फौजी अपने आप को कहाँ देखते हैं और इंडस्ट्री को कहाँ तक ले जाने की उनकी कोशिश इस वक्त चल रही है? देखिए, मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को। मेरा शौक था बचपन से गाना, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा योगदान इतना ज़्यादा हो जाएगा हरियाणवी के लिए कि मैं भी एक गिनती में रहूँगा कि मैंने कुछ किया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, और जितनी मैंने मेहनत करनी है उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा आगे भी। भाई जितना मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो हमारे हरियाणा के लिए और कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मेरा बेटा भी इस लाइन में आ चुका है, एक गाना भी उसने गाया है, और आजकल वो स्टूडियो भी वही संभाल रहा है, म्यूजिक वगैरह का देख रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जैसे परिवार का आपने जिक्र किया, आपने बताया कि बड़ा बेटा जो है इसमें काम कर रहा है, 2 आपके बेटे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो उनका क्या रुझान होता है? एक कलाकार के तौर पे देखते हैं आपको घर में, या एक पापा जो एक तरह से संस्कार सिखाने की बात करते हैं, एक तरह से उनका आशीर्वाद होता है? कौन से व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं, एक कलाकार सुभाष फौजी को या पिता सुभाष फौजी को? देखिए, ये समझ पाना तो सबके लिए मुश्किल वाली बात है। हाँ। परिवार के अंदर बाकी दोनों बेटे बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, और बड़े वाला थोड़ी जिम्मेवारियां समझता है, छोटे वाला थोड़ा सा मन चला जाए, अभी नादान है। तो डिफरेंट भी बहुत है, 5 साल का गैप है दोनों के अंदर। तो एक लंबा ड्यूरेशन है। छोटे वाला 4th क्लास में है तो बड़े वाला 10वीं क्लास में है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो बड़े वाला अभी जिम्मेवारी पकड़ रहा है अपनी, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे उन बच्चों के स्कूल लाइफ की भी बात चल रही है, आपकी स्कूल लाइफ की बात करें, वो किस तरीके की थी? वहाँ पर कैसे वक्त आपने बिताया? हमारा तो स्कूल लाइफ अलग किस्म का होता था। हम तो 6ठी 7वीं क्लास तक तो हमें यही पता नहीं था अभी टाई क्या होती है, बेल्ट क्या होती है, उसका एक बुरशटर नीचे कच्चा पैर के भी 5वीं क्लास तक वैसे स्कूल में चले जाया करते। लेकिन आजकल का जो स्कूल का दौर है वो बहुत अलग है। एक बहुत तो बदलाव आ गया। टाई ना लगा के जाओ तो भी फाइन हो जाता है, बेल्ट नहीं पहन के गया तो भी फाइन हो जाता है, बिल्ला नहीं लगाया तो भी फाइन हो जाता है, लंच बॉक्स ना लेके जाओ तो भी एक फाइन हो जाता है। बिल्कुल लंच बॉक्स में भी वो मेनू बना के देते हैं कि ये बना के लेना है आज। तो हमारा दौर बहुत अच्छा था। देखो मैं जी हम फ्री माइंड पढ़ते थे। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बोधरेशन होती है बच्चों को, शायद हमारे सोच ये शायद। स्कूल लाइफ के दौरान कुछ ऐसा प्रसंग, कुछ याद हो जो बहुत आपके दिल के आज भी करीब है, वो बताना चाहें अगर है कोई तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे। नहीं, स्कूल लाइफ में यही था बस अपना स्कूल में जाना, पढ़ना, और आके अपना फ्री टाइम में रियाज वगैरह करना, गड़वे लेके और रागनी गाना, यही कुछ। इस दौरान किसी टीचर का एक आशीर्वाद होता है, एक अट्रैक्शन होता है कि ये बच्चा वाकई में अच्छा गाता है, ये होता था पहले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और वो कैच कर लेते थे ऐसे बच्चों को? नहीं, टीचर्स का रुझान तो बहुत होता था। टीचर्स का ये था कि जो सबसे खूंखार हमारे जो टीचर होते थे, रामनाथ जी, उनसे पूरा स्कूल डरता था, मैं भी डरता था, और उस सबको मारते थे, मुझे कभी उन्होंने नहीं मारा। उसके पीछे
वजह यही थी कि बहुत अच्छा गाते हैं। वो एक डायलॉग बोलते थे, बोले जयराम के तू बैठ जा। हाँ, अच्छा अच्छा। आज भी याद है, जयराम के बैठ जा तू तो गाँव जाके खा कमा लेगा। वो उनको पता था कि ये तो ना पढ़ेंगे तो भी अपना गुजारा आराम से कर शायद सकते हैं। शायद पता था उनको। डरने की जहाँ तक बात आती है, अक्सर देखा गया है कि कलाकार मंच पर मौजूद होता है 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक, कई बार बाहर उसको शो करने होते हैं, और उस दौरान बीवी का घर से फ़ोन आ जाए। अच्छा अच्छा। ये अनुभव आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ? अक्सर कलाकारों से जब मैं बात करता हूँ कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत होता है, उनके फ़ोन आते हैं, और ये भी रहता है कि इतना वक्त आप बाहर बिता रहे हो तो घर को भी थोड़ा वक्त दे दिया करो। इस तरह की शिकायतें होती हैं? शिकायतें तो बहुत होती हैं समझेर जी, लेकिन मैं यहाँ भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी जो बीवी है, मेरे को बहुत अच्छी बीवी मिली है। वो मेरे को अनाप शनाप एक तो सवाल जवाब नहीं करती, दूसरा उनको ये जो आजकल के जो फ़ोन वोन है ये उनको चलाने भी नहीं आते, और अगर वो उसको चलाने भी आए कोई तो भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत समझदार है वो 1-2 बार मेरे साथ शूट पे गई है तो उन्होंने हालत देखी है कि कितने मेहनत करते हैं। हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है पूरे दिन, पता नहीं खाया टाइम से नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, बस काम में लगे पड़े हैं, गाना पूरा करना है शाम तक। गाना पूरा होना अगर पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे का भी चार्जेस लगेंगे, तो ये लगन होती थी। तो उन्होंने देखा है भागदौड़ खाने पीने का अभी प्रसंग चल रहा है, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या खाते हैं आप, और किसके हाथ का बना हुआ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखो या धर्म संकट में आप हैं? नहीं नहीं, धर्म संकट में नहीं है, जो अपना देसी खाना तो देसी है। मेरे कोई स्पेशल डिश नहीं है, मेरे को जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। लेकिन एक जब फौज में जाने के बाद जो साउथ इंडियन मैंने खाया उसमें मेरे को सांभर डोसा बड़ा अच्छा लगा, और मैं बड़े चाव से खाता हूँ उसको। मेरे को सांभर डोसा बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो मेरे इतना कोई वो नहीं है कि मैं वही खाऊंगा जो मेरे लिए यही स्पेशल बनाओ। मेरे घर में जो अवेलेबल होता है, जो मेरे को परोस दिया जाता है, मैं बड़े चाव से खा लेता हूँ। वही आप खा लेते हैं जी। नए प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी जहन में क्या चल रहा है, क्या करना है आगे, और किस तरीके से करना है? जैसे आप सूफियाना की बात करें, अभी जैसे हम सूफियाई अंदाज की गायकी की बात कर रहे थे, हरियाणा में चीज़ें कम हैं, तो इसको लेकर भी कोई काम चल रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल चल रहा है सर। अब चरखा सॉन्ग फागड़ा साहब ने गाया है, वो खुद ही गाया, खुद ही लिखा है, वो आने वाला है। उसके तुरंत बाद गीत रूहानी गा मन रे एक रुस्सा यार मनाना से, वो मैंने गाया है, फागड़ा साहब ने लिखा है। तो वो भी अब बहुत जल्द हम उसको रिलीज कर देंगे। और उसके साथ साथ सूफियाना के साथ साथ हम ये नहीं है कि हमने डीजे को छोड़ दिया, अब डीजे के ऊपर भी काम चल रहा है। 4-5 सॉन्ग है जो बहुत अच्छे, मतलब जिनका जो भी सुनता है उनको बोलता है कि हाँ भाई ये हिट होने वाला है। तो वो कौन से गीत हैं 4-5 में से कोई एक आध ऐसा गीत जिसके कुछ बोल, ऐसा नहीं कि हम पूरा सुनेंगे, 2 लाइनें अगर आप उनके सुना पाएँ? नहीं बिल्कुल सर, क्यों नहीं। एक जैसे एक लड़की है, वो एक लड़के या लड़के सभी लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, स्टेटस लगाते हैं भाई, फेसबुक के ऊपर डाल दिया बढ़िया सा पोज बना गए। तो उसी टॉपिक के ऊपर फागड़ा साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि सारा स्टेटस लाया मर जानी ने, सारा रयो देश बकाया मर जानी ने, छोरे कर कर देखें जूम राम की सुहद होगी, ओ तेरी चुन्नी तड़ा में गयाली टूम राम की सुहद होगी। ये तो कमाल का मतलब गीत है, वाकई में हद हो रही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पहले बताया आपको, वो शब्द पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, उनका शब्द कुछ अलग है। तो आपका एक जो एल्बम है जैसे नया दीवाना, उस एल्बम को लेकर क्या आप कहेंगे? उसमें कौन से ऐसे गाने हैं जो आपके दिल के करीब भी हैं और वाकई में लोगों को भी बड़े पसंद आ रहे हैं? देखो सर, वो जो एल्बम थी सोनोटेक कंपनी में रिलीज हुई थी वहाँ उस टाइम पे, और उसके अंदर जो काम किया था आर्टिस्ट मंजू बाला,
और हम दोनों ने मिलकर उसको गाया था। फागड़ा साहब ने लिखे हैं उसके गीत, और विजय वर्मा और उनकी डायरेक्शन डायरेक्शन तो सहयोग उसको निर्देशन में एक तरह से कहें, डायरेक्शन भी, और जो एक्ट अभिनय किया है जी, साथ में उनकी जो को आर्टिस्ट रही हैं, उनकी खुद की मैडम है नीतू जी, तो बहुत अच्छा काम किया सबने। और अनामिका बाबा है उस गाने में, तो उसका एक गाना था बहुत अच्छा सॉन्ग था एक, उस गाने को पता नहीं बहुत जबरदस्त लिखा हुआ था फागड़ा साहब ने, जो लिखा था ना उसको, एक एक बोल ऐसे जचा के लिख रखे थे, तो मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल हम सुनना भी चाहेंगे। हाय रजो बन की बड़े अंगीठी, बैरण बोले मीठी मीठी, मन तो रख दिया नाम सवीटी रे उस नखरे आली का, खाली वार टप न बलोरी नजर दोनाली का, गाल में चक्कर घने काटगी, रलिया पूछ तो साफ नाटगी, सबने गाजर पाक बाटगी, मने दिया टूक सुहाली का। जो अपने जो फोक, बिल्कुल फोक को पॉप में डाल दिया उन्होंने। हाँ भाई, सुहाली आगे आने वाला टाइम में बच्चों को पता ही नहीं है, आज के बच्चों को पता नहीं है सुहाली क्या होती है। तीज गुजरी है और हाँ पुरानी जो हमारी, लेकिन अब तुरंत तीज गुजरी है, अभी भी पता नहीं है अपने नए जनरेशन है उनको कि सुहाली है क्या चीज। आज के बच्चे तो पिज्जा बर्गर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनको पता भी है एक चीज़ वाकई में होती क्या, लेकिन सुहाली के गुलगुलों की बात करें, पकोड़े तो फिर भी जानते हैं, गुलगुले हैं, सुहाली हैं, इन चीज़ों से गुलगुले भी बहुत कम लोग जानते हैं, जो नई जनरेशन। नई जनरेशन की बात जहाँ तक आती है, देखा गया कि बहुत से जो युवा कलाकार हैं वो कोशिश तो करते हैं अपने आप को दिखाने की, अपने आप को जताने की कि मैं कलाकार हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद देखा जाता है कि वो ढल जाते हैं। क्या है उसके पीछे वजह? उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या वो लगातार काम कर पाने में अपने आप को समर्थ नहीं मानते। देखा गया कि कुछ एक कलाकार तो आज हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं मेहनत से कतराती है। नहीं, शायद यही कुछ है कि वो मेहनत करना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा लगा के वो वीडियो में आ जाते हैं, या सिंगिंग में भी वो एक दो बार कर दिया और सीखते नहीं है काम को, सीखते नहीं है, उस काम को सीखना चाहते भी नहीं है। एक तो होता है कि भाई मैं सीख नहीं सकता, एक मैं चाहता नहीं सीखना, तो चाहते नहीं है, सीधा बस काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए उन्हें, किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, वैसे तो सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले कोई भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में इतना जान लो, पूरा मत जानो तो उसको मतलब 50% तक तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। अगर मैं सिंगर हूँ तो मुझे भाई ये पता होना चाहिए कि मैंने किस स्वर से मैंने सॉन्ग को गाना है, और मेरी हाई और लो पिच कहाँ तक मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ। तो ये चीज़ इतनी नॉलेज एक सिंगर को हो। ये आजकल हरियाणवी जो कल्चर है वो बॉलीवुड में बहुत इस वक्त देखा जा रहा है, तमाम कई तरह के फिल्में बन रही हैं। तो क्या मानते हैं, हरियाणवी जो इस वक्त कल्चर है, जो संस्कृति है, जो कला है, उसको एक अच्छी पहचान इस वक्त मिल रही है, उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले हरियाणवी बहुत एक सीमित दायरा था उसका, बिल्कुल हरियाणा तक ही सीमित थी वो। आज हरियाणवी को हम देखें तो हरियाणवी एक म्यूजिक से ही नहीं देखते हम, अगर हरियाणा के और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमारे हरियाणा का स्पोर्ट्स को देखें, या हरियाणा की सुंदरता को देखें, मानसी चिल्लर जी ने मतलब झंडे गाड़े हैं, तो हरियाणा अब हर साइड से ग्रोथ कर रहा है, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर फ्यूचर की बात करें, इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है, वो आप चाहते हैं दर्शकों को कि आने वाले वक्त में उसको देखें, उसको जानें, उसको पसंद भी करें,
क्या विचार इस वक्त चल रहा है गाने को लेकर, लिखने को लेकर? जी, मेरा एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सॉन्ग है अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनाया था आपको, स्टेटस। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। उसके अंदर बहुत सारी खास बातें हैं। एक तो मैटर बिल्कुल हटके है, जो थीम होती है एक सॉन्ग की वो बिल्कुल अलग है। और फागड़ा साहब ने लिखा है। स्पेशल बात यह है कि वो बेटे ने म्यूजिक किया है उसका। ये तो बड़ी कमाल की बात है। पहली बार आप लोगों को मतलब बेटे का पिता पुत्र दोनों का योगदान उसमें मिलेगा। हाँ, और मैंने गाया है, बेटे ने म्यूजिक किया है, फागड़ा जी ने लिखा है उसको। हाँ, और ये बड़ी इंटरेस्टेड है। और जो हरियाणा के बहुत जाने माने राइटर हैं अपने रामकेश जौनपुर वाला जी, उनके बेटे हैं प्रिंस, उन्होंने उसको शूट किया है, उनके ऊपर मॉडलिंग की है उन्होंने। और गोवा के अंदर वो शूट हुआ है, लोकेशन उन्होंने गोवा रखी है। बार बार यही अपील करना चाहता हूँ मैं अपने दर्शकों से कि ये जो झूठे राजनीतिक मामलों में जाके और अपना भाईचारा खराब ना करें। भाईचारा खराब ना करें। ये राजनीति है, ये लड़ाने का काम करती है। इससे जितना हो सके बचो। कुछ भी नहीं है, सब प्यार प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ प्यार प्रेम में है। अगर किसी से दोस्ती में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो दुश्मनी में कुछ नहीं मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने सुभाष फौजी जी, आपने बहुत बेहतरीन बात जो है कही है। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही लंबे वक्त तक हरियाणा की कला, संस्कृति, गायन को मुकाम देते रहें। और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से वो हमारे बीच अच्छे अच्छे गीत गाते रहें, अच्छे अच्छे गीत गुनगुनाते रहें और हमारे देश प्रदेश की जनता का यूं ही मनोरंजन करते रहें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।